अंतरिक्ष में अब और गूंजेगी भारत की जय जयकार। ये बड़ा फैसला ले चुकी मोदी सरकार। नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी एवं निजी कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयासों के तहत बुधवार को उपग्रहों के उपकरण बनाने में 100% विदेशी निवेश की अनुमति देकर अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI मानदंडों को आसान बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। आधिकारिक बयान के मुताबिक अंतरिक्ष के उपग्रह उपक्षेत्र को 3 अलग अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा हर एक क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश की सीमा भी अलग अलग तय की गई है। वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक की FDI की अनुमति है। यह अनुमति सरकार की मंजूरी से उपग्रह स्थापना और परिचालन के लिए मिली हुई है। इस नीति में किए गए बदलाव के तहत सरकार ने उपग्रह विनिर्माण और परिचालन, उपग्रह से मिलने वाले आंकड़ों जैसे क्षेत्रों में स्वत मार्ग से 74% तक FDI की मंजूरी दी है। इन क्षेत्रों में इस सीमा से अधिक के निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। प्रक्षेपण वाहनों और संबंधित प्रणालियों एवं उपप्रणालियों, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और उसकी वापसी के लिए स्पेसपोर्ट के निर्माण को लेकर स्वचालित मार्ग से 49% तक FDI की अनुमति दी गई है। इससे अधिक FDI के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उपग्रहों और ग्राउंड एवं उपयोगकर्ता खंड के लिए उपकरणों और प्रणालियों एवं उपप्रणालियों के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। बयान के मुताबिक अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ने से नौकरियों के सृजन, आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने और क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष से धरती पर आ रही आफत, आसमान में आग का गोला बन जाएगा सैटेलाइटों का दादा, ऐसे होगा अंत। लंदन। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की एक बेहद पुरानी सैटेलाइट कुछ ही घंटों में पृथ्वी पर गिरने वाली है। इस सैटेलाइट का नाम अर्स-2 है, जिसे 1995 में लॉन्च किया गया था। इसने पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2011 में इसका परिचालन समाप्त हो गया। तब से यह धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ रही है। बुधवार को किसी भी समय ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और हवा में ही जलने लगेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का कहना है कि 2 टन वजन वाले इस सैटेलाइट का ज्यादातर हिस्सा गिरने के दौरान जल जाएगा। संभव है कि कुछ मजबूत हिस्से भयानक गर्मी का सामना करते हुए बच जाएं, लेकिन इन टुकड़ों के आबादी वाले क्षेत्रों में गिरने की संभावना बेहद कम है। फिलहाल वह दुनिया के किसी भी कोने में गिर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा समुद्र से ढका है। ऐसे में संभव है कि जो भी मलबा बचेगा वह समुद्र में जाकर गिरेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ISA के अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्राउंड सेगमेंट विभाग के मिर्को अल्बानी ने कहा, जो भी तत्व अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल में प्रवेश करेगा वह रेडियोएक्टिव या जहरीला नहीं होगा। ERS-2 को धरती से 780 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। ERS-2 में बचे ईंधन को इस्तेमाल करते हुए इसे साल 2011 में थोड़ा और नीचे लाकर पृथ्वी से 570 किलोमीटर ऊपर लाया गया था। उस समय अनुमान लगाया गया था कि इससे यह अगले 15 साल में निचले वायुमंडल में प्रवेश करके नष्ट हो जाएगा। धरती पर कभी भी कहीं भी गिर सकता है उपग्रहों का दादा ERS-2। एक समय काफी अहमियत रखने वाला यूरोप का एक उपग्रह चंद घंटों के अंदर धरती पर गिरने वाला है। ERS-2 नाम के इस सैटेलाइट को साल 1995 में लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से उन आधुनिक तकनीकों के विकास में मदद मिली जिन्हें आज अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस उपग्रह ने साल 2011 में काम रोक दिया था, जिसके बाद ये धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ रहा था। अब यह अचानक अनियंत्रित होकर बुधवार को किसी भी समय वायुमंडल में दाखिल हो जाएगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA का कहना है कि 2 टन वजनी इस सैटेलाइट का ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही जल जाएगा। हो सकता है कि कुछ हिस्से बचे रहे, लेकिन इनके आबादी वाले इलाकों में गिरकर नुकसान करने की आशंका बहुत कम है। ये टुकड़े दुनिया के किसी भी हिस्से में गिर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में समंदर होने के कारण अक्सर ऐसे टुकड़े वहीं गिरकर डूब जाते हैं। ESA के अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्राउंड सेगमेंट डिपार्टमेंट के मिर्को अल्बानी ने कहा, यह बताना अहम है कि जो हिस्से पृथ्वी में आएंगे वे रेडियोएक्टिव के जहरीले नहीं हैं। जो हिस्से पृथ्वी में बिना जले आ सकते हैं उसमें इसके कुछ आंतरिक पैनल और धातु से बने कुछ हिस्से हो सकते हैं। जब ERS उपग्रहों को लॉन्च किया गया था उस समय अंतरिक्ष में बेकार हो चुके उपग्रहों से फैलने वाले मलबे को लेकर ज्यादा सख्त दिशानिर्देश नहीं थे। अब EPA ने नई नीति बनाई है जिसके अंतरिक्ष में बिल्कुल भी मलबा नहीं छूटना चाहिए।
इसके लिए काम करना बंद कर चुके उपग्रह को नष्ट करने के लिए 5 साल से ज्यादा समय की छूट नहीं मिल सकती। साथ ही भविष्य में छोड़े जाने वाले उपग्रहों में अतिरिक्त ईंधन रखा जाना है, ताकि काम पूरा कर लेने पर उन्हें वापस पृथ्वी में लाया जा सके। इसका कारण यह है कि दुनिया भर से बड़े पैमाने पर उपग्रह छोड़े जाने से उनके आपस में टकराने की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ERS-2 पर ऑस्ट्रेलियन ट्रैकिंग कंपनी HEO नजर रख रही है। ERS-2 को धरती से 780 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। ERS-2 में बचे ईंधन को इस्तेमाल करते हुए इसे साल 2011 में थोड़ा और नीचे लाकर पृथ्वी से 570 किलोमीटर ऊपर लाया गया था। उस समय अनुमान लगाया गया था कि इससे यह अगले 15 साल में निचले वायुमंडल में प्रवेश करके नष्ट हो जाएगा। बुधवार को यह अनुमान करीब सही साबित होगा। वहीं ERS-1 को भी नीचे लाने की कोशिश की गई थी, मगर ऐसा करते समय उससे संपर्क टूट गया। यह अभी पृथ्वी से 700 किलोमीटर ऊपर घूम रहा है। इसे नीचे आकर पूरी तरह नष्ट होने में 100 साल से ज्यादा समय लग सकता है। ERS कार्यक्रम से चट्टानों में होने वाले बदलाव को मापने की तकनीक विकसित करने में मदद मिली। अमेरिकी कंपनी SpaceX, जो कि इस समय 5400 से ज्यादा उपग्रहों को चला रही है, उसने ऐलान किया है वह एक खामी मिलने के बाद अपने 100 उपग्रहों को वापस पृथ्वी पर ले आएगी। अंतरिक्ष को सुरक्षित बनाने के लिए काम करने वाले समूह सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन और लियोलैब्स नाम की अमेरिकी कंपनी ने पिछले हफ्ते कहा था कि अंतरिक्ष से मलबा हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यह लगातार बढ़ रहा है। उनके अनुसार पहले ही इतना मलबा इकट्ठा हो गया है कि वह दुनिया की आर्थिकी के लिए काफी अहम बन चुके नए उपग्रहों को तबाह कर सकता है। क्या काम करती थी सैटेलाइट? इसने 1990 के दशक में 2 लगभग समान पृथ्वी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये अपने समय के सबसे अच्छे थे, जो भूमि, महासागरों और हवा में परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए उपकरणों का एक समूह रखते थे। उन्होंने बाढ़ की निगरानी की, महाद्वीप और महासागर सतह के तापमान को मापा, बर्फ के मैदानों की मूवमेंट का पता लगाया और भूकंप के दौरान जमीन की हलचल को महसूस किया। ERS-2 विशेष रूप से पृथ्वी की सुरक्षा करने वाली ओजोन लेयर के आकलन के लिए लॉन्च की गई थी। पृथ्वी पर गिराना चाहते थे वैज्ञानिक। आज के समय यूरोप में पृथ्वी अवलोकन करने वाली सैटेलाइटों का इन्हें दादा कहा जाता है। डॉक्टर राल्फ कॉडी ने कहा, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आप ERS से यूरोप के कोपरनिकस सेंटिनल सैटेलाइटों तक एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, जो आज ग्रह की निगरानी करते हैं। ERS वह जगह है जहां से ये सब शुरू हुआ। दोनों सैटेलाइटों में ERS-2 पहली है, जो धरती पर गिरेगी। मूल रूप से पृथ्वी से 780 किलोमीटर ऊपर यह स्थित थी। 2011 में इसके ईंधन भंडार का इस्तेमाल कर वैज्ञानिकों ने ऊंचाई को 570 किलोमीटर तक कम कर दिया था, इस उम्मीद में कि 15 वर्षों में ये धरती पर गिर जाएगी। वाशिंगटन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के पास धरती की तरफ आने वाले एस्टेरॉइड की चेतावनी देने के लिए एक टीम है। इसका मिशन पृथ्वी के पास की वस्तुओं NEO को ट्रैक करना और दुनिया को खत्म करने वाली संभावित आपदा के बारे में अलर्ट देना है। नासा के प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के लिंडले जॉनसन ने हाल ही में जनता को आसन्न खतरे के बारे में सूचित करने और इसे होने से रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए एजेंसी की स्टेप दर स्टेप योजना साझा की है। PDCO NEO को किसी भी वस्तु के रूप में वर्गीकृत करता है जो पृथ्वी से 30 मिलियन मील की दूरी तक होती है। ये हर बार इसे देखने पर अलार्म नहीं बजाती है, इसके बावजूद ये हर एक NEO पर नज़र रखता है। लिंडले जॉनसन ने बिजनेस इनसाइडर से कहा कि हम निश्चित रूप से उन सभी को ढूंढना चाहते हैं, इससे पहले कि वे हमारे के लिए खतरा पैदा करें। नासा ने धरती पर रहने वाले लोगों को खतरा पैदा करने वाले NEO के बारे में चेतावनी देने के लिए भी योजना बनाई है। नासा ने अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क IAWN के साथ सहयोग से यह सुनिश्चित करता है कि खतरनाक NEO का पता चलने पर खगोलविद अलार्म बजाए। वे पूरे नेटवर्क में निष्कर्षों को साझा करते हैं, जिससे अन्य वैज्ञानिकों को निष्कर्षों की सटीकता की पुष्टि करने और उनके संभावित खतरे को निर्धारित करने की अनुमति मिलती है। जॉनसन के मुताबिक उनके पास अपने डेस्क पर लाल फोन नहीं है। नासा के पास गंभीर प्रभाव की सूचना देने के लिए औपचारिक प्रक्रियाएं हैं। चेतावनी कॉल उसके अनुमानित स्थान के आधार पर जारी की जाएगी। एस्टेरॉइड का पता लगाना और खतरा पहचानना। नासा किसी क्षुद्रग्रह से खतरा महसूस करने पर सबसे पहले व्हाइट हाउस से संपर्क करेगा। इसके बाद कार्यकारी शाखा सार्वजनिक अधिसूचना रणनीतियों का निर्धारण करेगी। इसमें आधिकारिक घोषणा के साथ टीवी प्रोग्राम, संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी FEMA, एकीकृत सार्वजनिक चेतावनी और चेतावनी प्रणाली के माध्यम से मोबाइल फोन सूचनाएं भेजना शामिल है।
सेल फोन चेतावनी प्रणाली पहले से ही लोगों को स्थानीय अपराधों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सचेत करती है। सरकार उन वृद्ध अमेरिकियों के लिए सार्वजनिक सेवा घोषणाओं के साथ टीवी प्रसारण को बाधित कर सकती है जो फोन का उपयोग नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क पृथ्वी पर जीवन के लिए एनओ के खतरे का मूल्यांकन करने के लिए कई मानदंडों का उपयोग करता है। एक संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह 460 फीट से बड़ा है और पृथ्वी के करीब से गुजरता है, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी का 20वां हिस्सा दर्शाता है। 34,000 से अधिक नियो की पहचान की है और उन्हें माइनर प्लैनेट सेंटर के एक डेटाबेस में रखा है, जहां नासा लगभग 100 वर्षों तक उनके आंदोलन की भविष्यवाणी कर सकता है। जॉनसन ने खुलासा किया कि यदि किसी क्षुद्रग्रह के प्रभाव की संभावना 5 साल से कम है तो अंतरिक्ष एजेंसी विक्षेपण मिशन शुरू करने में सक्षम नहीं हो सकती है और इसे नष्ट करने या रास्ते से हटाने के लिए मिसाइल या अन्य हथियार का उपयोग करेगी। धरती पर कभी भी कहीं भी गिर सकता है उपग्रहों का दादा ERS-2 2.5 टन वजनी ERS उपग्रह की कलाकृति में ऑथर जॉनथन एमोस। एक समय काफी अहमियत रखने वाला यूरोप का एक उपग्रह चंद घंटों के अंदर धरती पर गिरने वाला है। ERS-2 नाम के इस सैटेलाइट को साल 1995 में लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से उन आधुनिक तकनीकों के विकास में मदद मिली जिन्हें आज अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस उपग्रह ने साल 2011 में काम रोक दिया था, जिसके बाद ये धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ रहा था। अब यह अचानक अनियंत्रित होकर बुधवार को किसी भी समय वायुमंडल में दाखिल हो जाएगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA का कहना है कि 2 टन वजनी इस सैटेलाइट का ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही जल जाएगा। हो सकता है कि कुछ हिस्से बचे रहे, लेकिन इनके आबादी वाले इलाकों में गिरकर नुकसान करने की आशंका बहुत कम है। ये टुकड़े दुनिया के किसी भी हिस्से में गिर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में समंदर होने के कारण अक्सर ऐसे टुकड़े वहीं गिरकर डूब जाते हैं। ESA के अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्राउंड सेगमेंट डिपार्टमेंट के मिर्को एल्बानी ने कहा, यह बताना अहम है कि जो हिस्से पृथ्वी में आएंगे वे रेडियोएक्टिव के जहरीले नहीं हैं। जो हिस्से पृथ्वी में बिना जले आ सकते हैं उसमें इसके कुछ आंतरिक पैनल और धातु से बने कुछ हिस्से हो सकते हैं। आज पृथ्वी के तापमान को मापना ERS कार्यक्रम की वजह से ही संभव हुआ है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 1990 के दशक में 2 एक जैसे अर्थ रिमोट सेंसिंग ERS उपग्रह लॉन्च किए थे, ERS-1 और ERS-2। वे उस समय के सबसे आधुनिक उपग्रह थे जिनमें जमीन, समंदर और हवा में होने वाले बदलावों को मापने वाले उपकरण लगे हुए थे। इन उपग्रहों ने बाढ़ पर नजर रखी, समंदर और महाद्वीपों के तापमान को मापा, बर्फ की परतों में आए बदलाव को देखा और भूकंप के दौरान हुए बदलावों की जानकारियां भी जुटाईं। इनमें से ERS-2 में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करने वाली ओजोन परत की जांच करने की भी क्षमता थी। इन दोनों उपग्रहों को यूरोप में पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रहों का ग्रैंडफादर यानी दादा कहा जाता था। ERS-2 इन दोनों में पहला है जो पृथ्वी की ओर आ रहा है।